Hello students, good morning. In this video we study BA part 3rd, the poem Dover Beach written by Matthew Arnold. First of all we study life of the poet. Matthew Arnold was born at Laleham near Staines on 24 December 1822. मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को स्टेन्स के पास ललेहम में हुआ। हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड वॉज द फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। उनके पिताजी थॉमस अर्नोल्ड रग्बी स्कूल के प्रसिद्ध हेडमास्टर थे। ही वॉज हिमसेल्फ एजुकेटेड एट रग्बी। उन्होंने स्वयं भी रग्बी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। इन 1840 ही वन दी स्कूल प्राइज इन इंग्लिश वर्स। 1840 में उन्होंने अंग्रेजी कविता का स्कूल प्राइज जीता। इन 1843 ही वन दी न्यू डिंगेट प्राइज फॉर राइटिंग ए पोइम ऑन क्रॉमवेल। 1843 में उन्होंने क्रॉमवेल पर उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके लिए उन्होंने न्यूडिंगेट इनाम जीता। एट बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1845 ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज। 1845 में वो ओरियल कॉलेज के फेलो चुने गए। ही वर्कड एज ए मास्टर एट रग्बी फॉर सम ईयर्स, जहाँ उनके पिताजी रग्बी स्कूल में हेडमास्टर रहे उसी स्कूल में, और यहाँ पर इन्होंने अध्ययन भी किया और फिर कुछ साल वहाँ पर उन्होंने अध्यापन भी कराया। इन 1851 ही वॉज मेड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। 1851 में वो स्कूल के इंस्पेक्टर बन गए। दैट ईयर उसी साल ही मैरिड दी डॉटर ऑफ जस्टिस वाइटमैन। उसी साल उन्होंने जस्टिस वाइटमैन की पुत्री से शादी कर ली। फ्रॉम 1872 टू 1867 1857 से लेकर 1867 तक ही वॉज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में वो पोइट्री के प्रोफेसर रहे। ही डाइड एट लिवरपूल ऑन 15 मई 1880 और 15 मई 1888 में लिवरपूल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम हिज वर्क्स, उसके जो कार्य हैं, जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। His first volume of poems, The State Reveller and Other Poems, appeared in 1849. उसकी कविताओं का पहला संग्रह जो कि स्टेट रेवलर एंड अदर पोइम के नाम से था, 1849 में प्रकाशित हुआ। इन 1852 वॉज पब्लिश एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोइम्स। 1852 में उनकी दूसरा जो कविताओं का संग्रह था एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोइम्स, ये प्रकाशित हुआ। इन 1853 1853 में अपीयर्ड ए वॉल्यूम ऑफ पोइम्स। उनकी कविताओं का और एक संग्रह पोइम्स प्रकाशित हुआ। इन 1855 1855 में पोइम्स सेकेंड सीरीज ये प्रकाशित हुई, वॉज पब्लिश। इन 1858 1858 में मैरोप ए ट्रेजेडी ये प्रकाशित हुई। एंड न्यू पोइम्स और नई कविताओं का जो संग्रह 1868 में प्रकाशित हुआ। ही आल्सो रोट मच ऑन क्रिटिसिज्म, और उन्होंने बहुत अधिक आलोचनात्मक अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब हम इसकी जो कविता है उस पर आते हैं, डोवर बीच पर। लाइन बाय लाइन हम स्टडी करते हैं इसकी। दी सी इज काम टू नाइट। कवि कह रहा है कि आज जो रात्रि है उसमें जो समुद्र है बिल्कुल शांत है। दी टाइड इज फुल, दी मून लाइज फेयर। जो चंद्रमा है पूरे तरीके से चमक रहा है और जो टाइड है वो पूरी जोर से है। अपॉन दी स्टेट, स्टेट होता है जलडमरू जो दो तटों को मिलाने का काम करता है। एक फ्रांस के तट को मिला रहा है और एक इंग्लैंड के तट को मिला रहा है। तो ऑन दी फ्रेंच कोस्ट दी लाइट, अब वो कह रहा है कि सबसे पहले फ्रेंच तट पर प्रकाश पड़ रहा है। चंद्रमा जो है
वो फ्रेंच तट पर पड़ रहा है, और जब फ्रेंच तट पर लाइट प्रकाश पड़ता है तो इंग्लैंड जो तट है उस पर अंधेरा छा जाता है। ग्लिम्स वो चमक रहा है, एंड इज गॉन, और फिर ये जो प्रकाश है वो कहाँ चला गया, इंग्लैंड स्टैंड जलडुमरू पर चला गया। अब क्या है, इंग्लैंड जो का जो तट है वो चमक रहा है और फ्रेंच का जो तट है उस पर अंधेरा छाया हुआ है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, और वो चमक रहा है विशाल तरीके से, आउट इन द ट्रंकेल वे, उस ट्रंकेल घाटी में। अब कवि को ये जो प्राकृतिक दृश्य है वो इतना अच्छा लगता है, इतना मधुर लगता है, वो इसके प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है और इसको देखकर उसका मन बिल्कुल गदगद हो जाता है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका को आमंत्रण करता है और वो कहता है कि कम टू द विंडो, कि आप भी खिड़की के पास आओ, स्वीट इज़ द नाइट एयर, और जो रात्रि की जो हवा है बड़ी ही मधुर है, इस प्राकृतिक सौंदर्य का आप भी आनंद लीजिए। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, आपको पता है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो ज्वार भाटा आता है, और जब ज्वार होता है, पानी का उछाव होता है, तो एक ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबी जो स्प्रे हो रही है, पानी की बौछारें हो रही हैं। बियर दी सी मीट दी मून बैलेंस लैंड, जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलते हैं एक साथ, वहाँ पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। लिसन, और वो अपनी प्रेमिका से कहता है, लिसन सुनो, यू हियर दी ग्रेटिंग रोर, तुम इस कर्कश ध्वनि को भी सुन रही हो। किसकी कर्कश ध्वनि? और पेबल्स, कंकड़ पत्थरों की। आपको पता है कि जब ज्वार आने के बाद जब भाटा आता है तब जो पानी है जब एक साथ बहता है तो कंकड़ पत्थरों की आवाज़ होती है। तो लिसन, यू हियर दी ग्रेटिंग रोर और पेबल्स विच दी वेव्स ड्रॉबैक, जिनको की लहरें धकेल कर ले जा रही हैं, फ्लीडिंग, और पानी उनके ऊपर से बह रहा है। एट दियर रिटर्न, और जब ये लौटता है, अब दी हाई स्टैंड, ऊंचे तट पर, बिगिन एंड सीज, इस तरीके से उसका आना जाना लगा रहता है। कभी वो बंद है, बिगिन शुरू हो जाता है, कभी वो सीज बंद हो जाता है, चलता रहता है। एंड देन अगेन बिगिन, और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है, विथ ट्रेमलस कैडेंस, और वहाँ पर एक प्रकार की ज़बरदस्त लय, एक संगीत सा पैदा होता है, कभी वो स्लो चलता है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, लेकिन इसमें जो संगीत है, जो ध्वनि है, वो सैडनेस की, उदासीनता की है और दुखी भाव की है। ऐसा ही बहुत समय पहले बता रहा है सोफोकल्स लॉन्ग अगो, सोफोकल्स ने बहुत समय पहले इस उतार चढ़ाव को, जो पानी का उतार चढ़ाव है, जो ज्वार भाटा है, उसको मानव की दुखों से लिया, और उन्होंने इस तरीके से कि जो पानी का उतार जो चढ़ाव है, इसी तरीके से मानव में सुख दुख आते रहते हैं, उनके बारे में बताया। तो सोफोकल्स लॉन्ग अगो, सोफोकल्स ने भी हियर्ड इट, इसको सुना। कहाँ पर सुना था? एजियन तट पर। तो एजियन तट पर वो खड़ा हुआ था और इस तरीके से वो ज्वार भाटे को सुन रहा था। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, और तभी उसके मस्तिष्क में आया, दी टर्बिड इवेंट फ्लो, इस ज्वार भाटे से, और इस ज्वार भाटे की उन्होंने तुलना ऑफ ह्यूमन मिजरी, मानव दुखों से की। वी फाइंड आल्सो इन दी साउंड ए थॉट, हम इस आवाज़ में एक विचार और पाते हैं। हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंस नॉर्थन सी, और हम इसको सुनते हैं सुदूर नॉर्थ समुद्र में। क्या? दी सी ऑफ फेथ, कभी कहता है कि पहले समुद्र में आस्था थी। इसका अर्थ क्या होता है? कि पहले लोगों में एक दूसरे में आस्था थी, प्रेम मोहब्बत थी। वॉज वंस टू एट दी फुल, मतलब पूरी तरीके से, ऐसे नहीं दिखावा नहीं था। एंड राउंड अर्थ शोर, और पृथ्वी के चारों ओर बंधे होना, कैसे? ले लाइक दी फोल्ड्स ए ब्राइट गिरडल फल्ड, जिस तरीके से एक कमर बंद होती है और वो अपनी कमर को बिल्कुल बंद कर देती है, उसी तरीके से लोग जो थे एक दूसरे से बहुत ही सामंजस्यता से, प्रेम से रहते थे और एक दूसरे में आस्था थी। लेकिन कभी क्या करे, बट नाउ ओनली हियर, लेकिन अब तो मैं केवल क्या सुन रहा हूँ, इट्स मेलनकली लॉन्ग विथड्रॉइंग रोड, जो ये पानी जा रहा है, जो पीछे हट रहा है, उसमें केवल मैं कैसे आवाज़ सुन रहा हूँ? दुखों की आवाज़ सुन रहा हूँ। रिट्रीटिंग, जो पीछे धकेला जा रहा है, टू दी ब्रेथ, सांस तक, ऑफ द नाइट विंड, डॉन दी वास्ट एज ड्रियर, और रात्रिकालीन हवा में, दी वास्ट एज ड्रियर एंड नेक्स्ट सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो संसार का जो तट है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर को बहाया ले जाया जा रहा है और जा रहा है, और उस जो आवाज़ हो रही है उससे केवल कभी कहता है कि यहाँ पर ये जो आवाज़ है वो केवल दुखों की आवाज़ है। ऑल लव लेट्स बी ट्रू, इसलिए कभी कहना चाहता है कि इस दुखों का
दूर करने का एक ही समाधान है कि हमें सच्चा प्यार करना है। आई लव लेट्स अस बी ट्रू, हमें हमारे प्यार में सच्चा होना है। टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, क्योंकि ये जो संसार है वो तो ऐसा लग रहा है, टू लाई बिफोर एस लाइक लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि हमारे सामने जो ये संसार है वो तो स्वप्न देश की तरह लग रहा है, एक सपने के समान लग रहा है, जो विविधता लिए हुए सो वेरियस है, बहुत सुंदर है और नया है। हैज़ रियली नाइदर जॉय, इस संसार में ना तो आनंद है, ना प्यार है, ना प्रकाश है। नॉर सर्टिट्यूड, ना ही निश्चिंता है। नॉर पीस, ना शांति है, ना मदद है फॉर पेन, दुखों में। एंड वी आर हेयर एज एन डार्किंग प्लेन, और कभी इस संसार की तुलना कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, उस अंधेरे मैदान, उस युद्ध के अंधेरे मैदान की तरह कर रहा है। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म, कि हम भ्रमित होकर अपनी जो तलवार है उससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। वी आर इग्नोरेंट आर्मी क्लैश बाई नाइट, जब रात्रि को जो अज्ञानतापूर्ण जो सेना है वो लड़ रही है, अर्थात जब युद्ध हो रहा है तब अंधेरे में ये पता नहीं लग रहा है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन मित्र है, केवल तलवारें चल रही हैं। तो ये कविता यहाँ पर पूरी होती है। आई होप कि आपको ये कविता बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।